हेलो स्टूडेंट, क्लास 11। आप देख रहे होंगे कि यार ये सर को क्या हो गया, सर की आवाज़ में क्या हो गया है। यार क्या बताएं, लंबे लेक्चर्स लेने के चक्कर में हमने काफ़ी लंबे लेक्चर्स लिए, इसके लिए आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, ठीक है। लेकिन आवाज़ चाहे बैठ जाए, लेकिन हम नहीं बैठने वाले। हम कोशिश करते रहेंगे कि हम आपको टाइम टू टाइम सारे लेक्चर्स को अच्छे टाइम पर, सही टाइम पर देते रहें, ताकि आपकी रिवीजन, आपका प्रैक्टिस हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आओ हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल है, आसानी से आज के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करा दूंगा, सब कुछ कराने वाला हूँ आपको। आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हम दो टॉपिक को शूट करेंगे बच्चों आज, जिसमें क्या होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट, या फिर क्या चीज, हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो दो चीजें जो है हमारे पास, ये दोनों चीजें आज के लेक्चर में शूट कर देंगे। फिर पार्ट 2 भी लाऊंगा इसका, जिसके अंदर बच्चों मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलू-सिक्स लॉ एंड अवोगाड्रोस को भी काउंट में करूंगा, ठीक है। ताकि क्या हो कि पहले ये वीडियो एकदम बड़ी लेंथी हो जाती है और सारे लॉज एक में बताऊंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि इसके अंदर मैं दो ही कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करूंगा, ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी ले सकूं और आपको इजीली कंफर्टेबली समझा भी सकूं। आवाज़ बैठ गई है, लेकिन फिर भी हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं हूं आपका राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना, भूल नहीं जाना है, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़। पहला सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देख रहे हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला टॉपिक। इसको किसने दिया तो बता दूं कि इन 1789 जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया इसके बारे में बच्चों, वो थे हमारे एंटोइने, ठीक है, लेवोइजियर, लेवोइजियर। स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, नाम भी अजीब है, ठीक है ना। एक तो गला बिठा रखे हैं और ऊपर से नाम भी ऐसे हैं, ठीक है। तो क्या है, एंटोइने लेवोइजियर, टंग ट्विस्टर है भाई ये तो, ठीक है। तो यानी क्या है बच्चों कि इसका ये नाम था। इस बंदे ने हमको क्या बोला, इसने बोला कि इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, ठीक है ना, केमिकल चेंज, द mass of reactants always remains same that of product। यानी प्रोडक्ट का, यानी कि अगर कोई भी चेंज कर रहे हो बच्चों, एक तरफ क्या होता है हमारे लिए रिएक्टेंट होता है, दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों हमारे लिए प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास जो एक तरफ रिएक्टेंट लिख के दिया गया है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट लिख के दिया गया है, इन दोनों का मास हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। यानी कि मास ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट बच्चों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, मास ऑफ किसके, प्रोडक्ट के। क्यों, क्योंकि जो एटम होते हैं, एटम्स जो हमारे एटम्स होते हैं, ना तो उसके मास को तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जितना मास इधर होगा उतना ही मास आपको उधर भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इस लॉ को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्या चीज, कि मास है ना, मास नाइदर कैन बी, ठीक है ना, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो तुम मास को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना तो मास को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा बताया एंटोनी लेवोइजियर ने कि भाई जितना एटम है तुम्हारे लेफ्ट साइड में, जितना राइट साइड में, उन सब का अगर मास निकाला जाए, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, यानी कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो उनका मास हमेशा कैसा आता है, सेम। सबने बोला भाई कोई तुम्हारे पास प्रूफ है क्या, तो बोला हाँ भाई प्रूफ है, बिल्कुल है, बढ़िया सा प्रूफ है मेरे पास। क्या है, तो उसने क्या कहा कि ही डेमोन्स्ट्रेट, बच्चों ध्यान देना, उसने जो डेमोन्स्ट्रेट किया ना, मैं वही एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। क्या किया उसने, मरकरी ऑक्साइड लिया, क्या लिया बच्चों, मरकरी ऑक्साइड, बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सिंपल सा, समझ जाना। मरकरी ऑक्साइड लिया, उसने इसको हीट किया। मरकरी ऑक्साइड का ये करीबन कितना था हमारा, 100 ग्राम। तो जब मरकरी ऑक्साइड को हीट किया गया बच्चों, तो मुझे दो चीज़ें मिली यहाँ पर, ठीक है ना, एक तो मरकरी मिल गया, ठीक है, एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल गया मुझे,
उसको मिला मरकरी और क्या मिल गया बच्चों, ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया उसको बच्चों, ऑक्सीजन। तो इसने प्रैक्टिकली जब इसको बच्चों 100 ग्राम लिया हुआ था, तो मैं आपको एग्जैक्टली डाटा बताता हूँ जो उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा था बच्चों। इसका था 92.6 ग्राम और इसका आ गया बच्चों 7.4 ग्राम। अब तुम थोड़ा सा देखो कि क्या है यहाँ पर बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट। देखो आप रिएक्टेंट का मतलब बच्चों जो लेफ्ट साइड में कौन है, HGO। इसका कितना ग्राम लिया आपने, 100 ग्राम। अच्छा चलो आओ बच्चों मास ऑफ प्रोडक्ट साइड में, यानी जो उस तरफ है हमारे पास, उधर चलो। तो मेरे पास कितना है बच्चों, 92.6 ग्राम प्लस का 7.4 ग्राम, इसको ऐड करो कितना आ गया, 100 ग्राम। तो इसने ये बात डेमोन्स्ट्रेट करके बता दी, सिंपल सा फंडा लिया इन्होंने कि भाई एक देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने 100 ग्राम इसका लिया है और वो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसका 92.6 बनता है, तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक 7.5 ग्राम बनता है। इसने बोला कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना लेफ्ट साइड पे लोगे उतना ही क्या मिलना चाहिए मुझे, राइट साइड पे मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल लिया उसने। इसको और एलोबोरेट करने के लिए मैं और भी बढ़िया बढ़िया आपके लिए क्या लेके आता हूँ, एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ बच्चों, तो स्क्रीन के ऊपर देखो आप, ये बता देता हूँ, नोट कर लेना, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है। अब अपने स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है बढ़िया सा, है ना, और सिंपल सा है, वो देखो जरा। मैं तो यहाँ से रेफरेंस लेता हूँ, वहाँ से तुम देखना क्या है कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड x ग्राम, ठीक है, ऑफ CaO। क्या बोल रहा है समझो, क्वेश्चन देखना अपना, है ना, उसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर बच्चों आपका ध्यान रहना चाहिए कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 है, इसको बच्चों क्या किया गया है, हीट किया गया है। हीट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, CaO प्लस का क्या मिल रहा है, CO2। इससे कितने ग्राम लिए हैं, 10 ग्राम। क्वेश्चन ही बोल रहा है बच्चों, और साथ में कितना है ये 4.4 ग्राम है। तो बोल रहा है कि अब मुझे बताओ कि इसका अगर x ग्राम मिला है तो x पूछ रहा है मुझसे, क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है ना। इतना आसान सी चीज़ है। तो क्या लिखूँ बच्चों, लिखूंगा मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ CO2, यानी कि रिएक्टेंट का मास और ये किसका मास हो गया बच्चों, प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। तो इसका कितने ग्राम, 10 ग्राम सर। इसका कितने ग्राम सर, x ग्राम बोला गया है। इसका कितना है सर, 4.4 ग्राम लिया गया है। तो x पूछ रहा है बच्चों, तो x क्या करूं, 10 में से घटा देता हूं 4.4 ग्राम, तो कितना आएगा बच्चों, बताओ जरा इसका। तो आ गया हमारा 5.6 ग्राम। 5.6 ग्राम इज द आंसर, ठीक है। आप ये मत सोचो कि सर कितना आसान क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलो शुरुआत में। जब हमको 10th से 11th में आते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए इजी चाहे इजी हो चाहे मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, हमारा अप्रोच हर जगह बिल्ड होते चले जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होगा, तो निकालना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत ईजी सा, आपने किया इसको, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन तुमको कराता हूँ, थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील कराता हूँ तुम्हारे को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो जरा, स्क्रीन के ऊपर जरा देखो, ये जो हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है बच्चों कि 8.5 ग्राम ऑफ NaHCO3 इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ CH3COOH, है ना, weighing 20 ग्राम. It is observed that 4.4 gram of CO2 is released in atmosphere and residue is left behind. Calculate the mass of residue. ये करना है ना, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा चलो, जो जो कहता है बच्चों उसको देखो, स्क्रीन पे ध्यान रहे, और यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या बोल रहा है बच्चों कि NaHCO3 है, जी सर, किसके साथ ऐड किया गया है सर, तो CH3COOH के साथ सर। तो क्या बनाया गया है, क्वेश्चन जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे लिख लो भाई हमारा। तो तुमको पता होना चाहिए, ये बना देता है CH3COONA बना देता है, और बच्चों CO2 है, और साथ में क्या बनाता है, H2O बना देता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन होती है ना, आपको रिएक्शन नहीं पता तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे वो कह रहा है CO2, बाकी को कुछ ने रेसिड्यू बोल दिया है, तो डरने वाली बात नहीं है। ये 10th क्लास में भी हमारी केमिकल रिएक्शन रहती है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया है इसके अंदर बच्चों। आगे क्या बोलता है वो मेरे को कि 8.4 ग्राम है इसका क्या है, 8.4 ग्राम, और इसके अंदर इसका कितना है बच्चों, तो 20 ग्राम। फिर आगे क्या बोलता है वो हमसे कि क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जर्व किया गया कि 4.4 ग्राम इसका बना है, तो बाकी का रेसिड्यू, तो रेसिड्यू किसको माना जाएगा, इसको और इसको, बाकी का बचा हुआ जो रह जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं बच्चों, और बाकी को कहते हैं हम लोग रेसिड्यू। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, देखना एक बार,
मास ऑफ NaHCO3 प्लस मास ऑफ CH3COOH इक्वल टू मास ऑफ रेसिड्यू में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, दोनों किस में आ जाएंगे बच्चों, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास किसका बच्चों, मास ऑफ CO2, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कितना बच्चों 8.4 ग्राम, जी सर। ये कितना सर, ये 20 ग्राम। ये कितना, जो मास ऑफ CO2 है, ये मास ऑफ रेसिड्यू है, वो तो निकालना है, मास ऑफ रेसिड्यू ही तो निकालना है। और इसका कितना बच्चों 4.4 ग्राम। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों 28.4 ग्राम इक्वल टू कितना है यहाँ पर, मास ऑफ रेसिड्यू प्लस का कितना आ गया 4.4। तो अगर बच्चों कोई निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, मास ऑफ रेसिड्यू निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 28.4 माइनस का 4.4 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 24 ग्राम। 24 ग्राम इज योर आंसर। 4 में से 4 0, 28 में से 4 जाएगा 4। समझ में आया, इजी है ना, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट से इसको बिल्ड करते चलेंगे ताकि हम इस पे क्वेश्चंस वगैरह कर पाएं। धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर बहुत बढ़िया चीज़ें आने वाली, क्योंकि चैप्टर का जो आपको पता ही है कि मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब चीज़ें भी इस चैप्टर के अंदर आती हैं। मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो इसके अंदर मैंने जो पहले आपका लेक्चर देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पहले बेसिक ही सिखा रहा हूँ। मैं कन्वर्जन सिखाया, मैंने राउंड ऑफ सिखाया है, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर सिखाया है, बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सिखाया है। और समझ लो ये भी तो बेसिक ही है ना। यानी हर चीज़ को बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। यानी हमको एक जर्नी फॉलो करनी है जीरो से हीरो। सही है, ऐसे चलना है हम लोगों को, ऐसे चलेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ को बच्चों बेसिक लेके चलता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जो सामने वाला देखने वाला बच्चा है उसको अभी थोड़ा कम आता है, धीरे धीरे वो अपनी चीज़ों को बिल्ड कर रहा है। जिनको आता है तो उनके लिए भी हम आगे जाके धीरे धीरे MCQ, बढ़िया टफ क्वेश्चन, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये दोनों के लिए है, ताकि हमारा जो फर्स्ट लर्नर हो वो भी सीख जाए, और बाकी जो बाद में जो कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें या बोर्ड के एग्जाम के पेपर देने वाले, उन सब के लिए यहाँ पर सब कुछ सीरीज आने वाली है। MCQ की सीरीज आएगी, जेईई की, सब कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको फॉलो बैक करते रहना हमारे चैनल को। इससे क्या होगा, आपको किस चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, है ना। तो ये सब्सक्राइब करना जरूरी है इसके लिए बच्चों, है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, इसको रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 सीखा आपने बच्चों, स्क्रीन के ऊपर देखा आपने, जो कि बेस था, किसके ऊपर बेस था बच्चों, ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको। कहता है कि इफ 12.6, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पर आ जाया करो, ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक है, वो ठीक है, ध्यान से आगे देखो। इफ 12.6 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडेड टू 30 ग्राम ऑफ CH3COONA, द रेसिड्यू इज फाउंड टू बी वे 36 ग्राम, व्हाट इज मास ऑफ CO2 रिलीज्ड। इस बार उल्टा पूछ दिया मैंने, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों, जरा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो जरा। क्या बोलता है, पहली बात तो क्या क्या मिलाया मैंने, NaHCO3 को CH3COOH के साथ मिलाया है, इसके साथ बनता है CO2, और आपको पता है बनता है यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों, CH3COONA, साथ में H2O बनता है। इसी को नाम दिया गया है बच्चों किस चीज़ का, रेसिड्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि आपने इसका कितना लिया बच्चों 12.6 ग्राम लिया है, और दूसरे वाले का कितना लिया बच्चों, इसका 30 ग्राम लिया है। तो CO2 का पूछ रहा है, हमको ये नहीं पता है, ठीक है। और उसके बाद हमको रेसिड्यू का मास कितना दिया है बच्चों, 36 ग्राम दिया है। इसका कितना दिया है, 36 ग्राम दिया है। तो मैं क्या लिखूं सर, लिख लो ऐसे, मास ऑफ NaHCO3 प्लस मास ऑफ CH3COOH, ठीक, इक्वल टू क्या चलेगा बच्चों, मास ऑफ CO2 प्लस क्या लिखूंगा बच्चों, मास ऑफ रेसिड्यू, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे लिख दो बच्चों। दिस इज 12.6, दिस इज 30 ग्राम, ग्राम में है तो लगा दिया करो यूनिट वगैरह, यहाँ हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है बच्चों, यही तो निकालना है। और ये कितने ग्राम का, 36 ग्राम का। चलो आओ इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 30, ये हो जाएगा 40, 42.6,
42.6 ग्राम, और बच्चों ये आ गया मास ऑफ CO2 प्लस कितना 36 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ अगर मैं बच्चों CO2 निकाल रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा 42.6 माइनस 36 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेस कर दूँ, ये ग्राम में है, ये है ना ग्राम में, इसको लेस कर दूँ तो कितना आएगा बच्चों, तो आप 42 में से इसको घटा लो तो करीबन आपका आ जाएगा, इसको घटा लें बच्चों तो 42.6 यानी कि 6.6 ग्राम, 6.6 ग्राम, दैट इज योर आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, ये आप नोट करते चलना, साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया से सीखते चलो, बढ़ते चलो, लिखते चलो। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी इसको आपको, है ना, ये चीज़ है इसके अंदर। लेकिन बच्चों इसकी बात बता दूँ एक चीज़, अब इसके बारे में ये तो समझ में आ गया करना कैसे, इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक लिमिटेशन बताऊं आपको तो क्या है, ध्यान देने के बाद कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारा मास क्या होता है, हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या पाया गया है बच्चों, ये पाया गया है कि ना, यहाँ पर एक आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा था कि डेल्टा mc² एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जहाँ पर ये क्या होता है, एनर्जी होती है, ये क्या होती है, एनर्जी, ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उनका ये कहना है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं रहेगा। तो इसीलिए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर याद रहे, आप किसका लॉ नहीं लगा सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड को बराबर कर रहा हूँ, मास बराबर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से मास था, मान लो 100 ग्राम था, उधर 100 ग्राम में से मान के चलो कि उसमें से 10 ग्राम एनर्जी बन गई, तो उधर कितनी रह गई, 90 ग्राम। अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई होती तब तो बराबर आ जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना मास, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसी चीज़ें में ध्यान रखना है, न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में ऐसा होता है कि कुछ मास जो होती है वो क्या हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ बच्चों कि मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। याद रहे, मास एनर्जी कन्वर्जन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, इसी के लिए आइंस्टाइन बहुत फेमस है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम तुम्हें पता ही होगा बच्चों, कोई नहीं जानता इसको यार, है ना, आइंस्टाइन ने यही बताया था। तो इसलिए ये लॉ वैलिड नहीं होगा जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस करोगे। ठीक है जी, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशन। इसको रब कर दे ओके। अब जरा हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सर इतना आसान था, है बेटा, यही आसान था, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं लगी इसके अंदर, है ना। अब हम आ जाते हैं दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अच्छा, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। डेफिनिट कांस्टेंट एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है। ठीक है, जिसको किसने दिया था, उसका नाम था बच्चों जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम था, जोसेफ प्राउस्ट नाम था बच्चों। ठीक है, और मैं इसका ईयर भी लिख देता हूँ। ठीक है, करीबन बच्चों ये इसने दिया था 1799 में, 1799 में दिया था। ठीक है, ये दे दिया। वो पिछला वाला क्या था, 1789, और ये 1799 के। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो 10 साल बाद इसका लॉ आ गया जोसेफ प्राउस्ट का। अब जोसेफ प्राउस्ट क्या कहते हैं, कहता है कि इन अ कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड आपके पास है, इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिमेन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास।
ठीक है। उनका जो मास रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। उनका मास कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, उनका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, उनका रेशियो चेंज नहीं होता, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। चाहे वो कोई सी भी सोर्स से बनाया गया हो, कहीं से भी उठा लो चीज़ों को, कहाँ से बनाया है वो कुछ से मैटर नहीं करता, ये उनका रेशियो रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे मैंने H2O ले लिया। भाई H2O तो है भाई, बहुत जगह मिलता होगा, कैसे भाई H2O के जो सोर्सेज हैं मेरे पास, वो क्या क्या है बच्चों, तो हो सकता है रिवर से लाए हो सकता है मैं पॉन्ड से लाया हूँ, हो सकता है मैं रेन से मैंने कलेक्ट कर लिया हो सकता है तुमने नाला से कलेक्ट कर लिया हो, कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, वो H2O ही तो है, कहीं से भी लाए हो तो वो है क्या चीज़ सर, वो H2O ही है, H2O। और H2O के अंदर मैं अगर बताऊं बच्चों, अगर मैं इनका वेट यानी मास, यहाँ पर बात हो रही है मास रेशियो की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसके 2 एटम है 1:16, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना आ गया 1:8। इसमें भी कितना आएगा 1:8, इसमें भी कितना आएगा 1:8, इसमें भी कितना आएगा 1:8। तो दोनों का जो रेशियो आ रहा है बच्चों, वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी रेशियो कह लो, कई बार हम इसको रेशियो से प्रूव कर देते हैं या परसेंटेज बोलते हैं कि पूरे वाटर में जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है या ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका परसेंट हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा वाटर के अंदर। अगर वाटर है तो उसमें वाटर में प्रेजेंट हमारा हाइड्रोजन है उसका परसेंटेज, इस सभी में परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम आएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम आएगा। ये यही कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा है कि जैसे कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं बच्चों रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई देख ऐसा है ना कि मैं ना तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसके लिए बच्चों मैंने इसका खुद का डेमोन्स्ट्रेशन उठाया हुआ है। इसने क्या कहा बच्चों, इसने 2 सैंपल्स लिए, 2 सैंपल्स ऑफ, ठीक है, 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, 2 सैंपल लिए इसने, और उसमें एक लिया बच्चों नेचुरल सैंपल, और एक इसने लिया बच्चों सिंथेटिक मतलब जिसने खुद बनाया हो, उसने खुद, ये उसके खुद की स्टेटमेंट है बच्चों, इसलिए मैंने ये उठाया है, ठीक है ना। इसमें देखा मैंने परसेंटेज ऑफ कॉपर, फिर इसमें देखा परसेंटेज ऑफ कार्बन, फिर इसमें देखा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ये मिला मेरे को 51.35, तो इस वाले में इसमें मिला 9.74, इसमें कितना मिला 38.91, तो इसमें भी वो भी कितना आया बच्चों 51.35, 9.74 और 38.91। बच्चों उसने जो आर्टिफिशियली बनाया और नेचुरली सैंपल देखा, उसमें बिल्कुल अंतर नहीं आ रहा था। यानी चाहे तुम क्या करो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मान लो कि मेरे पास CaCO3 है, इसको हीट करूं तो CaO और CO2 बनेगा, जी सर, और कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिला दूं तब भी CO2 बनेगा, यस सर। तो बनने वाले दोनों CO2 में कोई अंतर नहीं है, इसका और इन दोनों का वेट का रेशियो सेम रहेगा। जैसे CO2 है ना, तो CO2 का कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, 3:8, तो इसमें भी 3:8 का रेशियो रहेगा, और इसमें निकालूंगा तो इसमें भी 3:8 का ही रेशियो रहेगा। जबकि तुम देख रहे हो कि एक भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से बनाया है, एक बार इसमें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया है। चाहे तुमने कैसे भी बनाया हो, चाहे कहीं से भी ऑब्टेन किया हो, अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसमें एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे उनके रेशियो है ना, उनके मास के रेशियो हमेशा फिक्स रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसमें एक बात और ऐड कर दी गई है ना, इस बात को समझने के लिए एक बात हम और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं वो देखो जरा, मैं बोल रहा हूं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ सैंपल माने कोई कंपाउंड होगा, कंपाउंड, ठीक है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज
एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिमेन्स, ठीक है, इन कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास। तो मास जो होगा वो उनका हमेशा कैसा होगा, फिक्स रहेगा बाय रेशियो। या मैं अगर परसेंटेज निकालूं तो उनका परसेंटेज भी सेम होगा। इसमें बढ़िया सा कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्या है, क्या कहना चाहता है। क्या पता कई बार न्यूमेरिकल से और बढ़िया से क्लियर होता है। थ्योरी में तो यही बोल रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड हो, उसमें बैठा एलिमेंट के मास का अगर रेशियो निकाला जाए, चाहे मैं उसको कहीं से भी बनाऊं, कहीं से भी सोर्स ले लूं, किधर से भी ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट होंगे उनके एलिमेंट के रेशियो हमेशा सेम ही होंगे। इसीलिए कहते हैं इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अरे बात समझ में। इस पे कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी और आ जाए कि सर अच्छा हाँ अब थोड़ा सा फील आ रहा है। क्योंकि एग्जाम में तो आपके क्वेश्चंस ही आने वाले हैं और डेफिनेशंस के जो की पॉइंट्स होते हैं वो तो आएंगे। तो इसीलिए आप ये ध्यान रख लेना कि किस तरीके से चीजें बता रही है, नोट डाउन जरूर कर लेना। उसके बाद कुछ उधर क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड, कॉपर ऑक्साइड को बनाया जा रहा है बाय 2 डिफरेंट मेथड, ठीक है। पहला 2 मेथड स्क्रीन पे आप ध्यान देना क्या है भाई। एक तो सबसे पहले केस नंबर 1 है, ध्यान दो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में वो मुझसे क्या बोल रहा है कि पहली बात तो मिला है 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। मेटल मतलब कॉपर है यार, मेटल मतलब क्या है यहाँ पर कॉपर है। कितना मिला है 1.75 ग्राम मिला है, ओके। अब मुझे मेटल ऑक्साइड कितना दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है कितना का बच्चों 2.19 ग्राम। अच्छा केस नंबर 2 भी साथ साथ स्क्रीन पे लिख देते बच्चों हम लोग, है ना। वहां देख रहे हो आप, यहाँ पर यहाँ देखो जरा क्या लिखा है सेकंड केस में कि आपको जो मेटल मिला है, मेटल यानी कॉपर मिला है, वो कितने का बोल रहा है इसने 1.14 ग्राम बोला है। अच्छा मेटल ऑक्साइड कितना के दे रखा है भाई, मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड लिख रहे हो वहां पर तो इसने लिखा है 1.43 ग्राम, 1.43 ग्राम। यानी एक तरीके से ऐसे बनाया गया है, एक तरीके से ऐसे बनाया गया है, और मुझे बोल रहा है कि इसको इलस्ट्रेट करो कि ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। तो अगर ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है तो मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों एलिमेंट के परसेंटेज निकाल लेता हूं। कॉपर कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। अगर मान लो दोनों सैंपल में आने वाला मेटल और ऑक्सीजन का परसेंटेज दूसरे वाले से मैच कर गया तो हो गया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। वो तो यही तो बोलता है कि चाहे तुमने कैसे भी बनाया हो, पहला जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनके रेशियो फिक्स रहते हैं या उनके परसेंटेज क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो चलो इस बात को प्रूव करके देखते हैं बच्चों। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है इसमें मेटल का, ये कितने परसेंट है, तो टोटल ऑक्साइड कितना है 2.19 और ये कितना है 1.75 मल्टीप्लाई बाय क्या 100। बच्चों इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो यार, कैलकुलेशन करके दो। अगर आप इसको डिवाइड करते हो बच्चों तो ये आएगा आपका 79.9%। अच्छा अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बोलूँ तो कितना होगा बचा हुआ ऑक्सीजन, तो यार 100 तो टोटल होता है, 100 में से भाई 79.9 घटा लो यार, बाकी का परसेंटेज आ गया। तो कितना आ गया 20.1% आ गया भाई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी चलते हैं। दूसरे सैंपल में अगर मैं निकालता हूँ परसेंटेज ऑफ कॉपर तो कैसे निकाल सकता हूँ 1.14 डिवाइड बाय 1.43 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर बच्चों मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर तो कितना आ रहा है बच्चों 79.7% आ रहा है। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहा हूँ यहाँ पर तो कितना आएगा बच्चों, 100 में से घटा दे इसको, 79.7% को अगर मैं घटा दूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों 20.3%। तो अब जरा देखोगे तो सर ये 79.9 आ रहा है, सर ये 79.7 आ रहा है, ये 20.1 आ रहा है, ये 20.3 आ रहा है। तो बच्चों क्या होता है कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत तो एरर आता ही आता है। तो ये तो हमारा एरर है, ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा मेजरमेंट का एरर है। लेकिन क्या इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज क्या अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम ही आ गई। जो थोड़ा बहुत एरर आता है वो मेजरमेंट का है। तुम भी कोई चीज मेजर करने बैठोगे तो कोई भी चीज 100% एक्यूरेट मेजरमेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए एरर को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, फिर देखना पड़ेगा। तो क्या इनका आ रहा है सब कुछ, इसका इसमें भी कॉपर का वही रेशियो आ रहा है, इसमें भी कॉपर का वही रेशियो आ रहा है, इसमें ऑक्साइड का वही रेशियो आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन का भी रेशियो वही आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हेंस इट ओबेज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सिंपल सी बात, क्लियर भाई।
एकदम फंडा वाली बात है ना, सिंपल सी बात है। अब अगला क्वेश्चन एक और कराता हूँ स्क्रीन पे, थोड़ा और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, एक और क्वेश्चन देखो, तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन कर लोगे तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो स्क्रीन के ऊपर देखो क्वेश्चन जो फ्लैश कर रहा है बच्चों, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ और फिर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced by heating in a current of hydrogen and weight of the copper that remained was 2.196 ग्राम, ठीक है। मतलब क्या है, कुछ नहीं है, 2.75 ग्राम आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है जिसका रिडक्शन करा दिया गया है, जिसमें से कॉपर का जो वेट मिला है, मुझे कॉपर का जो वेट मिला है वो 2.196 मिला है। समझ रहे हो, मतलब क्या कह रहा है, सोल्यूशन देखना जरा। पहला जरा केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 मेरे को पहले क्या दिया गया बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये कितना है सर, तो 2.75 ग्राम, कितना है 2.75 ग्राम। उसके बाद इसका जब रिडक्शन करा दिया गया तो मुझे कॉपर कितना मिला, कॉपर, तो बोल रहा है कॉपर जो है आपका वो है कितना 2.358 ग्राम, 2.358 ग्राम वॉज रिमेन, ठीक है, यही बोला गया हमारे को, ठीक है। कितना, ये एक मिनट, ये नहीं है, स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान देना। तो ये बोलता है कि हाइड्रोजन करंट वे ऑफ कॉपर दैट रिमेंडेड वाज 2.196 ग्राम, ये है, यानी इस कॉपर ऑक्साइड से आपको कॉपर इतना मिल गया, कॉपर कितना मिल गया, इतना मिल गया, ठीक है भाई। उसके बाद केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 स्क्रीन पे ही देखो। केस नंबर 2 में बोलते हैं अनदर एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ कि 2.358 ग्राम ऑफ कॉपर was dissolved in nitric acid and resulting copper nitrate converted into cupric oxide by ignition. The weight of the cupric oxide was इतना। तो अब देखो दोबारा से आपको क्या दिया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का वेट दे दिया, कितना दे दिया सर ये, तो ये मिल गया आपको 2.952 ग्राम मिला, ये इतने ग्राम मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद इससे जो कॉपर मिला है आपको, कॉपर वो कितना मिला है, क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि कॉपर आपने लिया था इसके अंदर 2.358 ग्राम लिया था, ये दिया गया है। तो कोई एक क्यूप्रिक ऑक्साइड है उससे कॉपर इतना मिला, एक क्यूप्रिक ऑक्साइड ये है उससे ये मिला मुझे, तो मुझसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि शो कर दो कि लॉ ऑफ क्या दिखा रहा है मेरे पास, डेफिनेट प्रोपोर्शन दिखा रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिखा रहा है। तो अगर मैं मान लो कि मैं कहता हूँ आपसे कि मुझे ना परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, मान लो मैं चाहूँ तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ, किसी चीज़ को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं अगर ये कह दूं आपसे कि भाई परसेंटेज निकाल दो, तो परसेंटेज किसका निकाल दो भाई, मान लो कॉपर का निकाल देते, कॉपर का परसेंटेज, कि कॉपर का परसेंटेज क्या होगा। तो कॉपर के परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तो ये कर सकता हूँ यहाँ पर कितना, इसका मास कितना दिया है भाई 2.196 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 2.75, इनटू में क्या कर दो बच्चों 100 कर दो। इसकी कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे आराम से, कैलकुलेटर बेस भी कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 79.74%। और बच्चों अगर कोई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बोलेगा हमें तो क्या करेंगे, तो 100 में से लेस कर देंगे भाई, 79.74% को अगर मैं लेस कर दूं तो आ जाएगा बच्चों कितना हमारा 20.26%। कैलकुलेशन ऑलरेडी आप कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आगे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए किस तरह से क्या हो रहा है। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कॉपर का इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, तो कैसे होएगा भाई, तो यहाँ पर कितना हो गया 2.358 डिवाइडेड बाय कितना 2.952 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों 100। इसकी कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो आपकी रीडिंग मिलेगी यहाँ पर 79.87%। और अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे इसके अंदर तो 100 में से 79.87 माइनस कर लो यार, माइनस करते कितना आ जाता है बच्चों 20.13%। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखो थोड़ा ध्यान से, तो सर ये तो 79.74 है, 79.87 है, 20.26 है और 20.13 है, सर सेम तो नहीं आया बच्चों। मैंने बोला था ना कि ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं, कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी एरर आती ही आती है, लेकिन क्या ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है डिजिट्स के अंदर, देखो यहाँ पॉइंट से पहले यस, तो दोनों अगर सेम हैं तो यस इट फॉलोज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आई होप ये सब आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीन के ऊपर मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। एक स्क्रीन के ऊपर अब जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए होमवर्क है। कैसे करोगे इसका आंसर आप मुझे लिख के बताओगे, ठीक है। एकदम सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है वो, इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर कॉमेंट सेक्शन के अंदर डालना, ठीक।
ठीक है, और बढ़िया से जवाब देना, जवाब देने वालों को हम बढ़िया सा रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक पार्ट 2 इसका फिर आएगा और उस पार्ट 2 के अंदर और लॉस को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय।